Good morning students and my dear friends. Today is 29th of September 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की डेली पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज फॉलो योर पैशन, इट विल लीड टू योर पर्पस। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 15 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, HP टू मेक क्रोम बुक्स इन इंडिया फ्रॉम 2 October। HP इंडियन सब्सिडरी इज गोइंग टू मेक द क्रोम बुक इन इंडिया और इसके लिए HP Inc ने गूगल से पार्टनरशिप भी करी है। तो HP Inc हैज़ पार्टनर विद गूगल टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक इन इंडिया और ये पार्टनरशिप डेफिनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट का एफर्ट्स है IT हार्डवेयर प्रोडक्शन को प्रमोट करने का इंडस्ट्री कंट्री में उस पर्टिकुलर मेजर को, उस पर्टिकुलर एफर्ट को बूस्ट देगी। कि जो गवर्नमेंट ने मेजर लिए हैं IT हार्डवेयर या IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए जो भी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, उन सारे मेजर्स के कंटेक्स्ट में दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिटवीन HP एंड गूगल इज गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस। तो ये क्रोम बुक्स क्या है? बेसिकली ये लैपटॉप्स होते हैं जिसमें गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करता है। तो जो HP की चेन्नई के पास जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वहाँ पर ये लैपटॉप जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे। हालांकि 2020 अगस्त 2020 से HP अपनी चेन्नई की प्रोडक्शन फैसिलिटी में ऑलरेडी डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन जो क्रोम बुक है उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग और इनिशिएटिव विल डेफिनेटली सैशिएट द डिमांड फॉर अफोर्डेबल PCs इन इंडिया, स्पेशली फॉर एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में जो क्रोम बुक है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि डिमांड को सैशिएट करने में, डिमांड को सेटिस्फाई करने में ये जो इनिशिएटिव है HP का और गूगल का, दिस विल एक्चुअली हेल्प। और अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, लोकल लैपटॉप और IT हार्डवेयर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए कई सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए हैं। अभी रिसेंटली इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी ऑफर करी है, जिससे कि कंपनीज को इनकरेज किया जाए कि वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें और कुछ टाइम बाद इंडिया से इंपोर्ट भी करें उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को। तो HP और गूगल की ये पार्टनरशिप उन सारे एफर्ट्स का एक आउटकम हो सकती है अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। एक्सपेंडिंग कैट पोज रिस्क टू RE। तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट का जो डेटा है वो पब्लिश हुआ है एज पर द रीसेंट डेटा। और जून क्वार्टर जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $9.2 बिलियन तक एक्सपेंड कर गया है, जो कि प्रीसीडिंग 3 मंथ्स में कम था। तो अप्रॉक्सीमेटली $1.3 बिलियन का एक्सपेंशन देखने को हमें मिल रहा है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट में। सो व्हाट इज दिस करंट अकाउंट डेफिसिट? So current account deficit is when the value of country's import of goods and services is greater than the value of goods and services it exports. So CAD and fiscal deficit together make up twin deficit that can impact the stock market as well as the investors. So in very simple format, current account deficit is the difference between export and imports of goods and services. और अगर ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव होता है वी कॉल इट डेफिसिट, और अगर ये पॉजिटिव होता है वी कॉल इट सरप्लस। और इंडिया के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक कॉमन सिचुएशन है उसमें हम डेफिसिट के ही सिचुएशन है, डेफिसिट की ही कंडीशन में रहते हैं। हालांकि डेफिसिट का जो क्वांटम है, जो डेफिसिट का अमाउंट है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इस जून क्वार्टर के डेफिसिट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका डेटा पब्लिश हुआ है और उसके अकॉर्डिंग पिछले 3 महीनों जो प्रीसीडिंग क्वार्टर रहा उसके कंपैरिजन में इस बार जो जून क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट रहा इंडिया का वो $9.2 बिलियन रहा बाय अ ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ग्रो किया है। इसके अलावा जो नेट सर्विसेज हम
एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारा नेट सर्विसेज सरप्लस है वो रिड्यूस किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि अगर इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को या करंट अकाउंट डेफिसिट को हम थोड़ा डिटेल ऑब्जर्व करें तो हम जनरली ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, यानी जो गुड्स का जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें तो हम डेफिसिट में रहते हैं, लेकिन सर्विसेज के केस में हम सरप्लस की सिचुएशन में रहते हैं। और इस सरप्लस की वजह से कई बार जो हमारा टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो थोड़ा सा सब्सटैंशिएट हो जाता है, क्योंकि सर्विस सरप्लस ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा ओवरकम कर देता है। लेकिन इस बार हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है, हमारा जो नेट सर्विस सरप्लस है वो रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा जो प्राइवेट ट्रांसफ़र रिसीट्स हैं वो भी डिक्रीज हुई हैं, और लोकल करेंसी जिस तरीके से हमारी जो इंडियन करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट जिस तरीके से डेप्रिशिएट कर रही, ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेफिसिट कब होता है? जब लार्जर कंपोनेंट ऑफ कैट हैपेंस व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, ट्रेड डेफिसिट में सबसे ज़्यादा हमें डिफरेंस या एक्सपेंशन देखने को मिला है, स्पेशली जो अगर इसका रीज़न जाने कि क्यों इंडिया में ट्रेड डेफिसिट हुआ है या क्यों ये ट्रेड डेफिसिट में हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है, तो उसका सीधा रीज़न हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में रिसेशन की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से चाइना अपने रिसेशन को हैंडल कर रहा है, इन सब का इम्पैक्ट इंडिया से जो एक्सपोर्ट डिमांड होती है उस पर पड़ा, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। हालांकि इंडिया के केस में ऐसी कोई रिसेशन की सिचुएशन नहीं है, तो इंडिया का जो इंपोर्ट है वो उतना ही है, हमारे यहाँ डिमांड उतनी ही मेंटेन है। लेकिन जो वेस्टर्न इकोनॉमी है जहाँ पर हम बेचते हैं अपना सामान, वहाँ की डिमांड कम हुई है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हुआ है। तो एक्सपोर्ट कम होने की वजह से, इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो ब्रॉड हो गया है। हालांकि सर्विस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट में हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उतना एक्सपेंशन नहीं जितना एंटिसिपेट किया था। और एक्सपर्ट का ये कहना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर और बैंकिंग सर्विसेज में हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो भी निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो जो नेट सर्विस सरप्लस है वो भी हमारा रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रिसेशनरी सिचुएशंस इन वेस्टर्न इकोनॉमीज। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली हमारा ऑयल इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी ऑयल इंपोर्ट पर है, तो ऑयल की इंपोर्ट की वजह से, गोल्ड इंपोर्ट की वजह से हमारा जो इंपोर्ट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंपोर्ट जिस स्पीड से या जिस ग्रोथ रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ ना होने की वजह से ट्रेड में तो वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रेड डेफिसिट हमारा एक्सपेंड कर रहा है। उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें करंट अकाउंट डेफिसिट पर देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच इंडियाज कैड इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग और वाइडनिंग। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिट। शेल वे सेल ऑफ स्प्रिंग असेट स्टेक। सेल पीएलसी इज लुकिंग टू सेल अ स्टेक इन द ऑपरेशनल असेट ऑफ स्प्रिंग एनर्जी ग्रुप। तो स्प्रिंग एनर्जी ग्रुप में जो शेल पीएलसी का जो स्टेक है उसको सेल करने का प्लान कर रही है सेल पीएलसी। स्प्रिंग एनर्जी ग्रुप मीन्स जनरली दिस पर्टिकुलर सेगमेंट और दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो 2022 में जो स्टेक एक्वायर किया था शेल ने अप्रॉक्सीमेटली $1.55 बिलियन पर, उसको अब सेल करने का शेल सोच रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ब्रुकफील्ड टू पुट $845 मिलियन इन सेकेंड जेवी विथ एक्सिस एनर्जी। तो ब्रुकफील्ड और एक्सिस एनर्जी ने थर्सडे को अपना सेकेंड जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है, हाउसिंग सम ऑफ द इंडियन क्लीन टेक कंपनीज विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट। तो विंड और सोलर प्रोजेक्ट में दोनों ही कंपनीज जो हैं, ब्रुकफील्ड और एक्सिस एनर्जी, दे आर गोइंग टू हैव द सेकेंड जॉइंट वेंचर। अप्रॉक्सीमेटली $845 मिलियन का ये जेवी होगा। हालांकि इससे पहले 2019 में भी इस तरह का जॉइंट वेंचर दोनों ही एंटिटीज़ के बीच में हुआ था, और जिससे ABC रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फॉर्म हुई थी, और उसका भी काम रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म पर ही था। और सोलर और विंड जो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी के कई सारे सोलर असेट्स और विंड असेट्स जनरेट किए थे, डेवलप किए थे इन दोनों के जॉइंट वेंचर ने। तब ये सेकेंड जॉइंट वेंचर है जो दोनों ही कंपनीज ने अनाउंस किया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। कैड इन Q1 वाइडेंस टू 1.1% ऑफ GDP ऑन हायर ट्रेड डेफिसिट। जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस भी किया कि जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है जून क्वार्टर का, वो अपने पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1.1% ऑफ जीडीपी रहा इस बार का हमारा कैट, यानी जो कैट हमारा रहा वो 1.1% ऑफ जीडीपी रहा, रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट। और इसको अगर पिछले लास्ट मतलब साल से कंपैरिजन करें या उसको कंपेयर करें तो कैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 17.9 बिलियन और 2.1% ऑफ जीडीपी। तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिडक्शन है, लेकिन क्वार्टर वाइज अगर सीक्वेंशियल बेसिस में देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में ये जो हमारा जीडीपी है दिस इज गोइंग टू बी और इज बीइंग एक्सपेंडेड। तो ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राजेक्ट्री क्वार्टरली ट्रेंड ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। तो क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है। कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कैट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में इट वाज -1.60 और इस समय क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इट इज -1.10। अब इसी के साथ एक और न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं। क्रेडिट टू रिटेल सेक्टर डिप्स टू 18.3% इन अगस्त। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट को लेकर के और आप रेगुलर है चैनल में तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ क्वार्टर से जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सेक्टर में, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। दैट इज प्राइमरली ड्राइवन बाय रिटेल सेगमेंट, यानी रिटेल जो लोन है, जो रिटेल सेगमेंट में जो लोन है जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, इन सारे सेगमेंट में ग्रोथ रेट जो है, क्रेडिट ग्रोथ रेट हाई होने की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रेट हमें इंक्रीज दिख रही है। और पिछले कुछ अगर क्वार्टर्स में आप देखें तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो सेविंग रेट से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से बैंक्स में कई बार लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन भी आई है। लेकिन अगर हम अभी के डेटा की बात करें तो पेस ऑफ बैंकिंग क्रेडिट टू रिटेल सेगमेंट इंक्लूडिंग housing, vehicle, credit cards among others moderated marginally to 18.3% year on year basis in the month of August, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 19.4% थी। तो 19.4% से रिड्यूस होकर के 18.3% रह गया है द पेस ऑफ बैंकिंग क्रेडिट टू रिटेल सेगमेंट। और जो सबसे ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो दैट इज़ इन हाउसिंग सेगमेंट। हाउसिंग सेगमेंट जो लोन है वो पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 16.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था, जो कि इस बार 13.8 पर आ गया। हालांकि अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, लेकिन इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर इस बार जो रिटेल सेगमेंट में हमें जो क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है वो कम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द year on year basis sector wise deployment of bank credit in the month of August। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड रिटेल में। हालांकि अभी भी रिटेल सेगमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इनटू द ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ रेट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमें रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा डिक्लाइन या डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं 2 अदर न्यूज़ क्लिप्स जो कि इसी पर्टिकुलर अब पेज नंबर पर दी हुई है। एनआरआईज नेट क्लेम ऑन इंडिया रोज टू $379.7 बिलियन इन क्वार्टर 1। तो नेट क्लेम्स ऑफ नॉन रेजिडेंस इंडियन और नॉन रेजिडेंस ऑन इंडिया इंक्रीज $12.1 बिलियन टू $379.7 बिलियन इन द जून क्वार्टर। So because of the higher rise or higher growth in foreign owned financial assets according to RBI ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है एनआरआईज के क्लेम को लेकर के, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉरेन ओन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और इसी इंक्रीज की वजह से जो नेट क्लेम है एनआरआईज का ऑन इंडिया वो $12 यानी $12.1 से $1 बिलियन से इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली $380 बिलियन तक पहुंच गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सटर्नल डेट रोज टू $629.1 बिलियन इन बाय जून एंड। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी मार्जिनली इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली $630 बिलियन तक पहुंच गया है जून क्वार्टर में। हालांकि अगर हम ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है एज पर द आरबीआई डेटा, लेकिन स्टिल जो एक्सटर्नल डेट है वो इंक्रीज हुआ है अप्रॉक्सीमेटली $4.7 बिलियन, जो कि मार्च एंड में अप्रॉक्सीमेटली
624 था, अभी 624 से इंक्रीज होकर के 630 पहुंच गया है जून क्वार्टर में एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी क्यों डिक्लाइन हुआ? अगर ऐसा हो रहा है हमारा डेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, देन व्हाई दिस रेशियो इज बीइंग डिक्लाइन? तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन टू 18.6% एट end June 2023 from 18.8% at end of March 2023। और इसका सीधा रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर विज़ मेजर करेंसी सच एज एसडीआर अमाउंटेड टू $3.1 बिलियन। तो जो यूएस डॉलर डोमिनेटेड जो डेट है वो इंडिया का लार्जेस्ट कंपोनेंट रहा है, जिसकी वजह से हमें ये डिस्क्रिपेंसी ओवरऑल देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। एक्सपोर्टर सीक सोप्स फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट की जो नई फ्लैगशिप रेमिशन स्कीम है, हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी स्कीम है, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसको हम RODTP के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है RODTP का, आप उसको जाकर के देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट का वीडियो है। तो ये स्कीम क्या है और ये स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च करी और इससे पहले कौन सी एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिलेटेड स्कीम्स थी, तो ये सारा उस डिटेल उस पर्टिकुलर वीडियो में दिया हुआ है। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। एक्सपोर्टर्स आर एक्चुअली सीकिंग मोर बेनिफिट्स फॉर वैल्यू एडेड गुड्स। तो जो वैल्यू एडेड गुड्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स मांग रहे हैं अंडर दिस न्यू स्कीम और न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम दैट इज RODTP। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें जो करंट स्ट्रक्चर है स्कीम का, उसमें हायर रिफंड्स रेट्स ऑन लेसर वैल्यू एडेड गुड्स। जो लेसर वैल्यू एडेड गुड्स हैं उन पर ज़्यादा रिफंड्स हैं, विच एक्सपोर्टर बिलीव इज कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। जहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उनको प्रमोट करिए, जो हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करिए। जबकि जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उस स्कीम का करंट स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो लो वैल्यू जो लेसर वैल्यू एडेड गुड्स हैं उन पर ज़्यादा रिफंड होगा। और इसी को लेकर के, इसी डिस्क्रिपेंसी को लेकर के फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO, दैट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ एक्सपोर्टर्स, is requesting the government to reconsider this particular criteria or add some additional criteria for suitably rewarding the value added export, जिससे कि गवर्नमेंट का जो पर्पस है हाई वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का वो सक्सेसफुल हो सके। और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम बार्स और रॉड्स की बात करें तो उसमें RODTP के तहत जो रिफंड रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2% का है, जबकि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं एट द सेम टाइम अट्रैक्ट ओनली 1.2% ऑफ रिफंड। तो उसी को लेकर के जो फेडरेशन है दैट इज डिमांडिंग टू गवर्नमेंट की कुछ एडिशनल जो नॉर्म्स हैं या कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स हैं वो ऐड किए जाएं, स्पेशली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। आप देख लेते हैं some key points from this news। RODTP scheme refunds the embedded or non-embedded credible central state और local levies paid on inputs to exporters, जिसकी वजह से exporters को refund मिलता है उनके कुछ products पर या उसके raw material और बाई प्रोडक्ट्स पर। 2021 जनवरी में ये स्कीम नोटिफाई करी गई थी और 2024 तक ये स्कीम जो है वो वैलिड रहेगी। हालांकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एंड डेट नहीं होनी चाहिए, सिंस इट इज़ अ ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन स्कीम। तो ऐसा कोई स्पेशल इंसेंटिव्स में गवर्नमेंट ऑफर नहीं कर रही, तो इट शुड नॉट बी द एंड डेट स्कीम। इसके अलावा कई सारे एडिशनल जो सेक्टर्स हैं उनके भी इंक्लूजन की डिमांड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस सी गवर्नमेंट कितनी इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करता है फॉर दिस न्यू इंसेंटिव स्कीम। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। टेंडर इशू for country's first offshore wind project. So Ministry of New or Non-Renewable Energy MNRE ने टेंडर इशू कर दिया है। फर्स्ट टेंडर कहा जा रहा है कि दिस इज अ फर्स्ट टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। तो इंडिया का जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट सेट्स ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, उसके लिए टेंडर इशू कर दिया है रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। और 7 लोकेशन में ये जो प्रोजेक्ट है ऑफर किया जा रहा है, 7 लोकेशन of the coast of Tamil Nadu with cumulative capacity of 7 gigawatts। So 7 gigawatts की कैपेसिटी के अप्रॉक्सीमेटली 7 प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टेंडर इशू कर दिया है और इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE को एज अ नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया और यही एजेंसी जो है बिडिंग कंडक्ट करेगी। And according to the tender notice, 4.1 gigawatts of project will be issued in January 2024 और उसके अलावा जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसी फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक एलोकेट कर दिया जाएगा। अभी के लिए जो नोटिस इशू हुआ है उसमें जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं उनको बोला गया है कि वो जा करके प्रपोज्ड लोकेशन जहां पर ये 7 प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं वहां की लोकेशन का सर्वे करके देख लें, फिजिबिलिटी एनालिसिस करके देख लें कि उनके लिए कितना फिजिबल है उस प्रोजेक्ट को बिल्डअप करना और उसके बाद वो टेंडर जो है वो फाइल करें। इन सेपरेट डॉक्यूमेंट इन लिस्टिंग द स्ट्रैटेजी फॉर बिल्डिंग ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट द MNRE has suggested the 3 models. So 3 मॉडल सजेस्ट किए गए हैं, मॉडल A, मॉडल B और मॉडल C। मॉडल ए में सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा थ्रू VGF फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, लेकिन जो प्रीडिटरमाइंड पावर टैरिफ के टारगेट्स हैं वो अचीव करने पड़ेंगे कंपनी को जो इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू टेंडर करती है। मॉडल बी में क्या होगा, ऑफशोर विंड साइट्स डिमार्केटेड विद इन आइडेंटिफाइड जोन विल बी एलोकेटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, लीज पर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए थ्रू सिंगल स्टेज और 2 एनवेलप बिडिंग के थ्रू ये जो लोकेशंस हैं ये एलोकेट कर दी जाएंगी। हालांकि इसमें किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कोई प्री डिटरमाइंड पावर टैरिफ के टारगेट्स भी नहीं है। मॉडल सी क्या है, मॉडल सी में ईदर द विंड साइड वुड बी अवॉर्डेड थ्रू बिडिंग प्रोसेस और ऑन अ लीज एलोकेशन और रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस। इस मॉडल में क्या होगा कि एलोकेशन हो जाएगा बिडिंग के थ्रू, चाहे वो लीज पर हो चाहे वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, कैसे भी करके एलोकेट कर दिया जाएगा कंपनीज को, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो मॉडल रिवेन्यू शेयरिंग करेगी इस मॉडल के थ्रू। तो मॉडल सी में रिवेन्यू शेयरिंग के थ्रू एलोकेशन होगा, मॉडल बी में सिंगल स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग के थ्रू एलोकेशन हो जाएगा, बट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होगा। मॉडल ए में सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी, लेकिन उस फंडिंग को लेने के बाद जो कंपनीज हैं उनको प्री डिटरमाइंड पावर टैरिफ के टारगेट्स अचीव करने पड़े। तो 3 मॉडल्स के थ्रू ये जो एलोकेशन है 7 प्रोजेक्ट्स का ये हो सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कंट्री का ये फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द bidding process. 7 sites have been identified. Approximately 3.07 gigawatts के जो प्रोजेक्ट है उनकी बिडिंग होगी। फाइनेंशियल ईयर 25 तक एलोकेशन हो जाएगा सबका। 3 मॉडल के थ्रू जो है ये एलोकेशन किया जाएगा। फर्स्ट बैच टू फॉलो मॉडल बी, site to be leased, no central financial assistance, single stage 2 envelope bidding. MNRE has suggested 3 model जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। मार्केट हिट्स 4 वीक लो ऑन FPI सेल ऑफ। तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए, अपने 4 हफ्तों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई हैं और ये सडन हमें डेक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है बेंचमार्क इंडाइसेस में, बिकॉज ऑफ द सेलिंग ट्रेंड इन FPI। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनमें हमें सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसी सेलिंग ट्रेंड की वजह से जो इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो डेक्लाइन हो रही हैं। और ये सेलिंग ट्रेंड क्यों हो रहा है, जस्ट टू ऑफसेट द ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट। जो ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस हैं उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर एक्चुअली पुटिंग देयर मनी इनटू सेफ लैंड। इसके अलावा US बॉन्ड जो है बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होने की वजह से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से सडन हमें ये सेलिंग ट्रेंड FPIs में देखने को मिल रहा है। नाउ FPIs और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर प्रेफरिंग द डेवलप इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ रिस्की इमर्जिंग इकोनॉमी असेट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया US बॉन्ड यील्ड स्प्रेड 17 ईयर्स लो, जो कि हम ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से US बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से ये हमें FPI में सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ ये करी कि जो इंडिया बॉन्ड हैं, जो इंडियन डेट मार्केट में जो बॉन्ड हैं और जो US बॉन्ड है उनके बीच में जो यील्ड डिफरेंस है वो नैरो होता जा रहा है, अपने 17 साल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब नैरोअर हो चुका है, कम हो चुका है। इसका मतलब कि US बॉन्ड में इसके तो इंडियन बॉन्ड और US बॉन्ड के बीच में जो यील्ड नैरो हो रही है उसका मतलब ये कि इंडियन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से भी वही सेम रिटर्न मिल रहा है जो US बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से मिलेगा। और डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप इकोनॉमी। और बिकॉज ऑफ दिस ओनली नाउ FPIs आर एक्चुअली सेलिंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स एंड दे आर पुटिंग बैक देयर इन्वेस्टमेंट इनटू अदर डेवलप इकोनॉमी। और इसी की वजह से हमें FPI में भी सेलिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस narrow down of the spread between India and US bond, there's an outflow of
मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। हालांकि ऐसा एंटिसिपेट किया गया था कि JPM के इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद से अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, लेकिन ऐसा कोई बिकॉज ऑफ दिस spread or narrower spread between US and Indian bond, this JP Morgan index inclusion is not actually leading to any benefit. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ग्रीन रिबेल हु टुक हंगर ऑफ द प्लेट। तो जैसा कि हम सभी को पता है M स्वामीनाथन की डेथ हो गई है, ही इज़ नो मोर। तो आज के बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट ने भी इस न्यूज़ को डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल रही, जो पूरा लाइफ का पैटर्न रहा, उन्होंने किस तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन में किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरीके से MSP कमीशन में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, कौन कौन से उनको अवार्ड्स और एक्कोलेट्स मिले, ये पूरा उनका मिस्टर M स्वामीनाथन का पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज आप इसको सिर्फ ग्लिम्स में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, ₹1,729 करोड़ टैक्स नोटिस इशू टू ICICI Lombard। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स DGGI ने 1,728 करोड़ का टैक्स नोटिस इशू किया है ICICI लोम्बार्ड को फॉर टैक्स रिकवरी और टैक्स डिमांड, और उसके ही साथ साथ शो कॉज नोटिस भी सेंड किया गया है कंपनी को फॉर एलिज नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम जुलाई 2017 टू मार्च 2022, यानी इस पीरियड के ड्यूरेशन का टैक्स कैलकुलेट किया है DGGI ने, और उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 1,730 करोड़ का जो टैक्स है वो ड्यू है कंपनी पर, उसी के लिए शो कॉज नोटिस और टैक्स रिकवरी नोटिस कंपनी को इशू किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, IBBI क्लैरिफाइज प्रोसेस टू कैलकुलेट लिक्विडेटर फी। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको IBBI के नाम से हम जानते हैं, उसने क्लैरिफाई कर दिया कि जो लिक्विडेटर फी है वो कैसे कैलकुलेट करनी, क्योंकि इसकी फी, लिक्विडेटर की फी कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे एस्पेक्ट इंक्लूड किए जाते थे, कई सारे एस्पेक्ट नहीं इंक्लूड किए जाते थे, तो कई बार इसके रिवीजन की बात है। तो फाइनली IBBI ने इस लिक्विडेटर फी कैलकुलेशन को लेकर के क्लैरिटी दी है और कहा इट शुड बी डन एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द असेट, नॉट कैश और बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग द टर्म डिपॉजिट म्यूचुअल फंड कोटेड शेयर अवेलेबल ऑन स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। तो क्लियर बोल दिया है कि जो अमाउंट असेट से रियलाइज होगा उसके परसेंटेज के बेसिस पर फिक्स किया जाएगा, जिसमें टर्म डिपॉजिट म्यूचुअल फंड्स कोटेड शेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जो कि लिक्विडेशन के प्रोसेस में के टाइम पर अवेलेबल थे। तो कंपनीज के टर्म डिपॉजिट म्यूचुअल फंड कोटेड शेयर्स, ये इन सारों का इंक्लूजन होगा लिक्विडेटर की फी डिसाइड करते समय। हालांकि ये फी जो है एज अ परसेंटेज होगी, एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द असेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you.